गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने के कारण उसके आसपास होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, इस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जिसमें आपको बायो-सेवर्ट का नियम बताया गया था। ठीक है, बायो-सेवर्ट का जो नियम है, किस लिए है नियम? यह नियम किसी लघु चालक खंड के कारण, किसी लघु चालक खंड में धारा बह रही हो, है ना। धारा तो एक लंबे से चालक में बह रही है, लेकिन उस लंबे से चालक के छोटे से अवयव लघु खंड के कारण किसी भी बिंदु पर, उससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए है, जिसका फार्मूला आपको बताया गया था। dV इसलिए लिया गया है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान स्मॉल है। dV μ0 अपान 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपान r²। ये फार्मूला है जहां μ0 को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और एक फार्मूला बताया गया था C = 1 अपान √μ0 ε0। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो नियम आपका है वह किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए है। अगर उस चालक खंड में बहने वाली धारा का मान पता हो, चालक खंड की लंबाई पता हो, चालक खंड से उस बिंदु की दूरी पता हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और साइन थीटा में जो थीटा कोण आपका है, यह चालक और चालक को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है। चालक मतलब चालक खंड, वही चालक खंड और उस चालक खंड से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, उसी की ज्या यानी उसी का साइन लिया गया है। और μ0/4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बताई गई थी 10⁻⁷ होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ज्ञात करना आपको है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तो आप यहां से निकालेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकलता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और उसमें दिशा भी होती है। तो दिशा को ज्ञात करने के लिए दो नियम है। इसमें पहला जो नियम है वो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, और दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 जो है, उसके अनुसार अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत, हथेली लंबवत 2 हो गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में आप किसी चीज को पुश करते हैं, ऐसे पुश करते हैं ना, इधर का जो इधर की जो दिशा है, इधर की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है, और एक बिंदु है जो कि पूरब तरफ है, हमको चुंबकीय क्षेत्र वहां पे निकालना है। तो अंगूठे को हम कर देंगे चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और फैली हुई अंगुलियां जो है उस बिंदु की तरफ कर देंगे। तो ये जो दिशा हमारी रहेगी, यही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा यही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। दूसरा है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। देखिए, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी वास्तव में ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बताती हैं, लेकिन
यह जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, यह केवल यही बता पाता है बस। एग्जाम्पल तौर पे अगर किसी सीधे तार में धारा बह रही है ऊपर, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं आप खींचेंगे तो वृत्ताकार रहेंगी। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार रहेंगी ना, समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या समान होगी। जैसे यहां पर चालक गया हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा वही यहां भी होगा, वही यहां पर भी होगा, ठीक है, हर जगह बराबर होगा। एक मिनट, तो यहां पर वृत्ताकार भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। अगर धारा दिशा ऊपर की तरफ रहेगी तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगी। तो केवल यह नियम बताता है कि धारा की जो दिशा है यानी चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो किधर होगी, दक्षिणावर्त या वामावर्त। क्या नियम इसमें है कि यदि हम किसी पेचकस को, है ना, पेचकस समझ रहे हैं ना, पेचकस को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें, यदि किसी पेचकस को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि पेचकस की जो नोक होती है, पेचकस की नोक धारा के बहने की दिशा में हो, धारा ऊपर की तरफ बह रही हो, तो हम अपने दाहिने हाथ से, दाएं हाथ से पकड़िए पेचकस को, उसके हाथ को पकड़ लीजिए और उसकी जो उसका जो नोक उसकी है उसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो अगर पेचकस की जो नोक है उसको धारा के बहने की दिशा में कर दिया जाए तो पेच को कसने के लिए, पेच आप कसेंगे जब, देखिए ऐसे घुमाएंगे तो पेच कसेगा और उल्टा घुमाएंगे ढीला होगा। तो पेच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो अगर पेच कसना होगा तो हम ऐसे घुमाएंगे, अर्थात धारा ऊपर की तरफ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। और धारा अगर नीचे जा रही है तो पेचकस की नोक को हम नीचे कर देंगे, तब कसने के लिए आप ऐसे घुमाएंगे तब कसेगा, और उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज ढीला हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पेच को कसने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, ठीक है। दाहिने हाथ से घुमाइए, बाएं हाथ से नहीं घुमाना है, ठीक है, दाहिने हाथ से घुमाना है और पेचकस की नोक को धारा की दिशा में रखना है। तो अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग, ठीक है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से आप कई चीजें ज्ञात कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग से आप कई चीजें ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप ज्ञात कर सकते हैं वो आपको जानना है, ठीक है ना। पहला है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी परिमित लंबाई, परिमित लंबाई का मतलब है कि ऐसा चालक हो जिसकी लंबाई सीमित हो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमित लंबाई के चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पहला इसका अनुप्रयोग है किसी परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के निकट, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। आप इसकी सहायता से ये चीजें ज्ञात कर सकते हैं। परिमित लंबाई का चालक है तो उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका मान आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए यह एक चालक है, हमने एक चालक दे दिया आपका, ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई को नहीं पता है कितनी है, अब इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। इस चालक के निकट दूरी पता रहेगी आपको, r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु यहां पर है, बिंदु है P। इस बिंदु P पर आपको
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कितनी होगी? बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हमको किसी परिमित लंबाई के चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये ध्यान दीजिए, यहां चालक का जो ऊपरी सिरा है उसको P से मिला देंगे और जो निचला सिरा आपका है उसको भी मिला देंगे P से, ऐसे ऐसे मिला देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल के रूप में इसकी लंबाई परिमित बता रहे हैं, जैसे ये 30 अंश होगा, ये 60 अंश होगा, तो लंबाई इतनी हो गई। लंबाई और बढ़ानी है तो ये 60 का आपका 65 अंश हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। नीचे वाला आपका 30 अगर है तो 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई को लंबाई के पदों में नहीं बल्कि कोण के पदों में जिस बिंदु पर हमको निकालना है उस बिंदु को हम चालक के ऊपरी और निचले सिरे से जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने। अब एक कोण आपका बन गया नीचे की तरफ, इस कोण को हम दिखाएंगे फाई 1, ये कोण हमारा हो गया फाई 1, और ये दूसरा कोण हमारा हो गया फाई 2। अब हम कर सकते हैं कि हमारा चालक जो है वह माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 के बीच स्थित है। ये कहां से? माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2। अरे ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस फाई 1 से शुरू है, प्लस फाई 1 तक गया हुआ है, अर्थात जैसे 30 और 60 है तो माइनस 30 से शुरू करके प्लस 60 तक गया है, अर्थात 60 से 90 अंश का कोण ये आरोपित कर रहा है इस पर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हमको बायो-सेवर्ट के नियम के हेल्प से निकालना है, ठीक है, और बायो-सेवर्ट के नियम में क्या है कि छोटा सा चालक खंड लेते हैं, उस चालक खंड के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र उससे प्राप्त करते हैं, तो उसी का उपयोग करना है। क्योंकि बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है ये, तो क्या करेंगे, जो चालक हमको दिया गया है इसमें एक छोटा सा चालक खंड मान लेंगे। यहां पर मान लेंगे कि यहां पर एक छोटा सा चालक खंड है, इसकी लंबाई जो है dl कर दे रहे हैं, dl लंबाई। कहेंगे आपको डेल्टा एल ऐसे मिलेगा, तो डेल्टा एल dl में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। dl लिखेंगे आप तो आपको अभी इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में आसानी रहेगी, तो डेल्टा एल को dl बनाना पड़ेगा फिर एक स्टेप में। dl आपका हो गया, ये छोटा सा चालक खंड लिया हमने अनुप्रयोग लगाने के लिए। अब इस छोटे से चालक खंड को आप मिला दीजिए इससे बिंदु P से हमने मिला दिया, ऐसे मिला दिया। ध्यान दीजिए, यह चालक खंड इतना छोटा है कि वास्तव में ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, AP और BP में कोई खास डिफरेंस नहीं है, AP में और BP में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये चालक खंड बहुत छोटा है लेकिन तब भी कुछ डिफरेंस है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, हम ऐसे लंब डाल देंगे। इस लंब को हम M मान लेंगे, AM, ठीक है। ये आपका लंब हो गया AM। यह जो छोटा वाला कोण है इसको मान लेंगे थीटा, क्योंकि जानते हैं कि चालक खंड और बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कोण बनाती है उसको थीटा मानते हैं हम। बिंदु हमारा नीचे तरफ नीचे मिलाएंगे, ऊपर होगा तो ऊपर मिलाते, तो यह कोण आपका हो गया थीटा, ये dl हो गया। जहां कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। डेल्टा एल अगर यूज किया हुआ है, आप कंफ्यूजन हम डेल्टा एल कर दे रहे हैं इसको, अक्सर किताब में डेल्टा एल यूज हुआ है, बाद में डील बना लेंगे। ये हो गया आपका डेल्टा एल, ये थीटा हो गया। अच्छा, ये दूरी AP की दूरी और MP की दूरी बराबर हुई, इसको मानते हैं x, इसको भी मानेंगे x। AP की दूरी MP की दूरी बराबर, दोनों x x हो गई। अच्छा, ये जो छोटा वाला कोण है, ये कौन सा कोण है, ये जो हमारा छोटा वाला कोण है, ये इस चालक खंड के द्वारा बिंदु P पर अंतरित है, बहुत छोटा सा कोण है ये, इसको हम लिखेंगे डेल्टा फाई। ये वाला कोण ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीजें बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये छोटा वाला कोण हमारा डेल्टा फाई है, ये पूरा कोण आपका फाई 2 है, नीचे वाला फाई 1 है, अर्थात चालक हमारा फाई 1 से फाई 2 के बीच में वैरी कर रहा है। ये आपका AB जो लंबाई आपकी है वो डेल्टा एल है, इस डेल्टा एल के द्वारा बिंदु P पर आरोपित जो कोण है वो डेल्टा फाई, ये वाला कोण है आपका। x इसकी दूरी, A से दूरी और B से दूरी लगभग बराबर, दोनों दूरियां हैं, ये दूरी आपकी हो गई।
क्लियर हो गया बात यहां तक? चलिए अब हम लगा देंगे यहां पर बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार इसी छोटे से चालक खंड AB के द्वारा इससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P है, इस बिंदु P पर, अच्छा ये दूरी क्या है? ये दूरी R हो गई। मूल प्रश्न हमारा क्या है? मूल प्रश्न है कि किसी परिमित लंबाई के चालक के निकट R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये जो बिंदु हमारा है P, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में निकालनी है, वह बिंदु हमारा यहां से R दूरी पर है। ये तो हमने x माना है अपनी तरफ से, ये तो x माना है क्योंकि हमने एक चालक खंड अलग से कल्पना किया है बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए। तो अब इस छोटे से चालक खंड के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सीधे फार्मूला हम लिखेंगे। अगर यह मान आपका डेल्टा भी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान डेल्टा भी है, इसका मान बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/4 पाई इंटू I, धारा सब में ये प्रवाहित हो रही I डेल्टा L होता है, डेल्टा L, ये हो गया डेल्टा L साइन थीटा, थीटा कोण माना है हमने साइन थीटा अपान यहां से यहां तक की दूरी जो है वो x है, तो इसको x कर दिया हमने x का स्क्वायर। ऐसे बायो-सेवर्ट का नियम लगा दिया हमने। इस छोटे से चालक खंड के द्वारा क्या चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर होगा वो निकल गया। वास्तव में हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालना है चालक खंड के द्वारा, इस पर निकालना है। ये हो गया आपका। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जरा रोक देते हैं 1 मिनट के लिए। डेल्टा L साइन थीटा है, ये जो छोटा सा त्रिभुज है जिसको हम नाम दे रहे हैं ABM, देख रहे हैं इसको, ये है नाम क्या इसका? ABM। इस ABM त्रिभुज में, त्रिभुज ABM में साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसमें देखो थीटा कोण ये है, इसके लिए लंब क्या होगा? AM। तो AM आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण क्या होगा? कर्ण आपका हो जाएगा डेल्टा L। यही तो कर्ण हुआ, लंब डाला है आपने, ये 90 अंश हो गया। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है, तो लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये, तो आ गया लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहां से AM की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा L साइन थीटा, डेल्टा L साइन थीटा AM की वैल्यू हो गई, AM की वैल्यू हो गई डेल्टा L साइन थीटा। दिमाग यहां लगाइएगा, ठीक है? AM इक्वल टू डेल्टा L साइन थीटा, AM की वैल्यू निकल गई। अच्छा फिर जरा आ जाइए 1 मिनट के लिए, ये देखिए आपको APM पर ध्यान लगाइए, इसमें AP और MP की वैल्यू एकदम सेम है। ये छोटा सा, छोटी सी लेंथ है, तो जो छोटी सी लेंथ होती है, ठीक है, उसको चाहे तो स्ट्रेट लाइन मानिए, सीधी रेखा मानिए, चाहे तो इसको आप चाप भी मान सकते हैं। कोई चाप अगर है, इसको अगर आप थोड़ा सा भाग लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन के रूप में आ जाता है। तो यहां पर जो त्रिभुज आपका जो ABM है, यहां पर हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मान लेंगे ये छोटा सा चाप है, उस चाप के द्वारा यहां अंतरित कोण हो गया, और दोनों लंबाई बराबर दोनों त्रिज्या हो ही गई। तो त्रिज्या की जगह ये हो गया, कोण की जगह डेल्टा फाई हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और चाप की जगह हो गया AM। तो यहां पर हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के फार्मूले से डेल्टा फाई इज इक्वल टू, कोण हो गया आपका डेल्टा फाई बराबर चाप की लंबाई, चाप हो गया आपका AM बटे त्रिज्या हो गई x, त्रिज्या x हो गई। तो AM इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, x इंटू डेल्टा फाई हो जाएगा, x इंटू डेल्टा फाई। तो यहां से AM इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। AM की वैल्यू x इंटू डेल्टा फाई है, और यहां AM की वैल्यू डेल्टा L साइन थीटा है। क्लियर हो रही बात? देखिए यहां पर जो डेल्टा L साइन थीटा है, आप देख रहे हैं इस चीज को, डेल्टा L साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है? AM है, यहां पर AM लिख सकते हैं, और फिर यहां पर जो AM है उसकी वैल्यू है x इंटू डेल्टा फाई, कहने का मतलब यहां पर हम x इंटू डेल्टा फाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कर दे रहे हैं
डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इनटू, अब देखा लीजिए, ठीक है, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 मान 4 पाई इनटू आई लिख देंगे हम पहले, यहाँ पे आई हो गया, डेल्टा एल साइन थीटा को एम लिखेंगे, फिर एम की वैल्यू है एक्स इंटू डेल्टा फाइव, तो हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा फाइव अपान यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, एक एक्स से कट जाएगा, तो डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाइव अपान एक्स हो जाएगा। क्लियर बात हो गई इतनी? बायोसॉर्ट के नियम के 2-3 उपयोग हैं, उसको आप ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई आपका ही है, डेल्टा फाइव अपान एक्स है। अच्छा, आप जरा यहां आ जाइए, एक्स, ये डेल्टा फाइव अपान आपका है, डेल्टा फाइव लिख दे रहे हैं, अपान एक्स है, ठीक है, एक्स, यही चीज दिखा यहां पे दोबारा आपने, इसमें फाइव नहीं माना गया है, इसको आप मानिए फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा फाइव, इसको फाइव मानिए, डेल्टा फाइव लिया गया है, फाइव 1 फाइव 2 थीटा फाइव लिया गया है, ये बोल लीजिए फाइव आप, ठीक है, तो कास फाइव की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको चूंकि एक्स यहां पर पता है, लेकिन एक्स से कोई मतलब तो हमको है नहीं, हमको मतलब है दूरी ले आना है, जो सूत्र हमको मिलना चाहिए उसमें दूरी के रूप में मिलना चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन मिलेगा, जब भी मिलेगा तो इतने मीटर लंबाई के चालक द्वारा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर दूरी पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हमको दूरी यहां से यहां तक की चाहिए आर, तो सूत्र हमको आर रूप में चाहिए, और एक्स रूप में आया है, एक्स आर में संबंध कास का होगा, आधार और कर्ण का, तो कास फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कास फाइव इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी आर अपान एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बटे कास फाइव, ध्यान रख देंगे, डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाइव अपान एक्स की जगह हो जाएगा आर अपान कास फाइव, तो आर को हम नीचे करेंगे और कास फाइव को ऊपर कर देंगे, ऐसे, ठीक है। अब डेल्टा फाइव इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाइव कास फाइव अपान आर की वैल्यू आ गई आपको, लेकिन डेल्टा फाइव क्या है, ये लघु चुंबकीय क्षेत्र है, किसके द्वारा, ये केवल ए बी जो चालक खंड डीएल डेल्टा एल था उसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है यहां से यहां तक, पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे। अब डेल्टा बी को डीबी समझिएगा, समझ रहे हैं ना, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां हो जाएगा डीबी, यहां पर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई अपान आर, कॉमन ले लिया हमने, बाहर हो गया, फाइव जो है इसी का यहां लिख देंगे कास फाइव, डेल्टा फाइव को लिख लेंगे डी फाइव, करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो पूरे का होना है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो है वेरी कौन कर रहा है, लंबाई वेरी कर रही है, 5 1 5 2 के टर्म में, 5 1 5 2 बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी धारा तो कांस्टेंट है, धारा तो एक नियत धारा बह रही है, आर दूरी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो बड़े घटे क्या, बड़े घटे इसमें फाइव घटेगा, बढ़ेगा तो चालक की लंबाई घट बढ़ जाएगी, तो केवल फाइव को छोड़ करके बाकी को हमने बाहर निकाल लिया, म्यू 0 बटे 4 पाई को बाहर निकाला, आई बटे आर को बाहर निकाला, कास फाइव डी फाइव इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -512 प्लस 5 इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे -5 से +5 के बीच में, ये हो जाएगा आपका पूरा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई अपान आर, कास फाइव का जो समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है साइन फाइव, ठीक है, कास फाइव का साइन फाइव हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे साइन फाइव, लिमिट हो जाएगी -512 +5 2, ऐसे लिखेंगे, या
इसको फाइनली सूत्र बता दें आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, ठीक है ना। आई एक बार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर फाई की जगह रखेंगे फाई 2, तो हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस रखेंगे फाई की जगह रखेंगे यहाँ पर फाई 1, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, समझ रहे बात को ना। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ना, साइन फाई 1 प्लस, अरे एक बार साइन फाई 2 रखेंगे आप तो साइन फाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस रखेंगे, फिर साइन माइनस फाई 1, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस निकलेगा जब तो प्लस कर देगा उसको, तो साइन फाई 1 भी प्लस हो जाएगा, साइन फाई 2 भी प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। इसको इस रूप में आप याद करिए, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप परिमित लंबाई में जब भी लगेगा तो यही फार्मूला आपका लगेगा, न्यूमेरिकल आप जब भी लगाएंगे इसको लगाएंगे। जो दूसरा उपयोग है, जो कि एक वृत्ताकार वलय के अक्ष के अनुदिश, कोई वृत्ताकार वलय हो, उसका एक अक्ष है बीच वाला भाग, उस अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर कोई बिंदु अगर स्थित हो तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको भी जानना है, वही बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे।